हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी नई पहल नेक्स्ट आरएस पर। नेक्स्ट आरएस में आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा इंडियन हिस्ट्री का पहला लेक्चर। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले कि मैं मेन चैप्टर पर आऊं, मैं आपको पहले हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म नेक्स्ट आरएस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। यह जो चैनल है यह उन सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज वगैरह का अभाव है। तो हमारी यह कोशिश है कि आपको समग्र रूप से सभी विषयों का एक गहन विश्लेषण प्रदान किया जाए और आपकी तैयारी को और बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ हमारी यह भी कोशिश है कि न आपको सिर्फ तथ्यात्मक रूप से हम तैयार करें, बल्कि आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम किया जाए। कंसेप्ट बिल्डिंग से फायदा यह होगा कि अगर आप किसी भी एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, चाहे आईएएस प्रीलिम्स के हों, आरएस प्रीलिम्स के हों, आईएएस मेंस के एग्जाम हो या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो, उनसे आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, यह सीरीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं और कम से कम हम इसको लगभग महीने भर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आपसे यह दरख्वास्त रहेगी कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हमारे नए अपडेट आएंगे या फिर इस क्रम में जो भी वीडियोस आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इससे फायदा यह होगा कि आपको अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार के विघ्न का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब नया वीडियो आने वाला है। बार बार यूट्यूब पे जाके आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं जब से यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन हुआ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उसमें सबसे पहले आने वाली कंपनी थी पुर्तगाल। आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो कम से कम सुना जरूर होगा कि 1498 में वास्को द गामा, यह एक पुर्तगाली यात्री था। यह भारत में कालीकट के बंदरगाह, केरल के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था और यही पहला यूरोपीय था और पहला पुर्तगाली था जो भारत में आया। इससे पहले कि भारत में आने के बाद की इनकी स्थिति को देखें, उससे पहले हमें यह भी देखना होगा कि ये सारी कंपनियां विश्व के अलग अलग हिस्सों में जा क्यों रही थी, अपने व्यापार को यूरोप से बाहर क्यों बढ़ा रही थी। इन परिस्थितियों को हमें समझना बेहद जरूरी है कि यूरोप में ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी जो जिन्होंने इनके लिए उत्प्रेरक का कार्य किया, एक ऐसे कारक के रूप में कार्य किया जिससे यह बाहर की ओर निकले। तो ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहला जो बिंदु आता है वह है यूरोप में आर्थिक रूपांतरण का काल। आर्थिक रूपांतरण के काल में इस समय जो यूरोप में जो स्थिति थी वह यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था। तो सामंतवाद से इस समय पूंजीवाद का विकास हो रहा था। सामंतवाद की जो धारणा थी अब वह कमजोर हो रही थी और पूंजीवाद को मान्यता मिल रही थी। और पूंजीवाद जो है उसका उसकी बुनियाद ही यह है कि यह फ्री मार्केट की पहल करता है। और जब फ्री मार्केट होता है तो कंपनियों में आपस में नए नए बाजार खोजने की होड़ लगती है, ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ मचती है और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यूरोपीय पुनर्जागरण के प्रभाव। यूरोपीय पुनर्जागरण का मतलब है यह, मैं आपको बता दूं कि जब विश्व इतिहास हम पढ़ेंगे तो यूरोपियन पुनर्जागरण अलग से एक विषय है, लेकिन फिर भी तब हम सारी परिस्थितियां डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम शॉर्ट में इनका डिस्कस कर लेते हैं। तो यूरोपीय पुनर्जागरण का मतलब था कि यूरोप में पहले एक ऐसा काल था, मध्यकाल से पहले, जब एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन बीच में एक मध्यकाल ऐसा आया जिसे अंधकार का युग कहा जाता है। तब विज्ञान वगैरह की प्रगति को एकदम से ब्रेक लग गया था और इस समय पोप का बोलबाला था। ठीक है, चर्च का ही इस समय बोलबाला था। चर्च जो कहता था वही मान्य कर लिया जाता था। ठीक है, किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक सोच को इस समय बढ़ावा नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक सोच पे धर्म का बोलबाला था।
वैज्ञानिक सोच को धर्म ने रोक दिया था, क्योंकि चर्च ने ही टेक ओवर कर लिया था। चर्च की ही मान्यताओं को बल मिला था, और चर्च की मान्यताओं को माना जाता था। वो जैसा कहता था वैसे ही राज्य चलता था। राज्य और धर्म, इसमें बेसिकली कोई भेद नहीं रह गया था। तो ऐसे समय को अंधकार का युग ही कहा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिक रूप से प्रगति हुई, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला, विवेक को बढ़ावा मिला, तो फिर नए नए विकास हुए और नए नए प्रगति के नए अवसर खुले। उदाहरण के तौर पर भारत में किसी टाइम यह माना जाता था कि समुद्र को लांघना एक पाप है। लेकिन धीरे धीरे जब वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ, तब इस धारणा को सिरे से खारिज कर दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलता है, तो प्रगति के नए द्वार खुलते हैं, नए अवसरों की तलाश होती है। ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण कारक रहा यूरोपियन पुनर्जागरण। तीसरा है बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। इस समय यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ, उसके बाद और पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। उस मैंने पहले ही कहा था कि फ्री मार्केट को बढ़ावा मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जितनी भी कंपनियां हैं, वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश करती हैं। यूरोप में काफी सारे देश थे, जैसे पुर्तगाली थे, तो वह इटली वगैरह के जो वेनिस वगैरह शहर थे, उनकी समृद्धि को देखकर चलते थे। तो इनमें एक होड़ मच गई कि हम नए नए उपनिवेश बनाएं, नए नए भौगोलिक खोज करें, नए नए मार्केट्स की तलाश करें, और हम अधिक आर्थिक रूप से समृद्ध हों। तो यह जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की होड़ थी, इन्होंने प्रेरित किया। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे अंदर यह ललक है कि हम किसी से भी बेहतर बनना चाहते हैं, या फिर किसी से हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हमारे कोई कंपटीटर है, तो हम उनसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सेम ही इन कंपनियों के साथ भी हुआ। अगला जो पॉइंट हम देखते हैं वह है भौगोलिक खोजों को बढ़ावा। भौगोलिक खोजों को बढ़ावा, पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। पुनर्जागरण का जब पुनर्जागरण जो यूरोप में हुआ, उसके बाद वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला, और नए नए विकास के नए अवसर जब खोजे जाने लगे, तो नए नए उपनिवेश, यह हम पहले ही देख चुके हैं। साथ ही साथ इन सभी फैक्टर के पीछे एक और जो कारण था, वह था धार्मिक प्रचार। तो जब यूरोपियन जो थे, वह अपने आप को अधिक सिविलाइज्ड मानते थे। साथ ही साथ यह अपने धर्म को भी अधिक बेहतर मानते थे और धर्मों की तुलना। तो इन्होंने एक चीज यह भी सोची कि हम जहाँ भी जाएंगे, हमारे धर्म को बढ़ावा देंगे। तो धर्म प्रचार भी इनका एक मुख्य उद्देश्य था। जैसे हम पढ़ेंगे, तो पुर्तगालियों का जो व्यापार के साथ साथ एक मुख्य उद्देश्य जो था, वह था धर्म प्रचार। तो ये ईसाइयत का प्रचार भी साथ साथ करना चाहते थे। तो यह सभी कारक यूरोप में पैदा हुए, जिन्होंने इनको एक आधार दिया कि यह अलग अलग उपनिवेशों की तलाश करें, अलग अलग बाजार बनाए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं और अपने धर्म का प्रचार करें। तो अब हम देखते हैं कि जो पुर्तगाली जो आए, उनको डिटेल में देखते हैं कि पुर्तगालियों ने कब आए, कैसे इनकी शासन प्रणाली थी, और क्या क्या इन्होंने यहाँ पर आने के बाद किया। तो 17 मई 1948 को कालीकट के तट पर पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा था। यह अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं 1498 में। और इस समय जब वास्को द गामा जब कालीकट आया, तो यहाँ का शासक था जमोरिन। यहाँ का शासक था जमोरिन। वन लाइनर क्वेश्चंस में यह पूछा जा सकता है कि जब वास्को द गामा कालीकट पहुंचा, तो वहां का शासक कौन था। तो वहां का शासक, एक फैक्ट आपको छोटा सा याद रख लेना कि वहां का शासक था जमोरिन। जमोरिन एक हिंदू शासक था। और बेसिकली हुआ यह है कि जब पुर्तगाली जब कालीकट में आए, तो सबसे पहले जो यहाँ व्यापारी जो थे, जिनका व्यापारिक हिंद महासागर में व्यापारिक प्रभुत्व बहुत अधिक था, वह थे अरब यात्री। ठीक है। पुर्तगाली यह चाहते थे कि अरबों को हम यहाँ से हटाएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हम प्राप्त करें। तो इनका एक मुख्य उद्देश्य यह था, और इन्होंने जमोरिन से यह डील की कि हम आप यहाँ से अरबों को हटाइए और हमें व्यापार का एकाधिकार प्रदान कीजिए। लेकिन जमोरिन ने ऐसा करने से मना कर दिया। ठीक है। और इसके बाद पुर्तगालियों की इनसे अनबन भी हुई, जमोरिन से। ठीक है।
तो यह उस टाइम की एक स्थिति थी। और हम यह भी देखेंगे कि जब पुर्तगाली आए तो भारत की यहाँ पर क्या स्थिति थी, वह भी हम देखेंगे। तो एक छोटा सा फैक्ट और है आपके साथ कि जब 1498 में पुर्तगाली यात्री पहला था वास्को द गामा, लेकिन जैसे आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो ये केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे इंडिया और ये हिंद महासागर है। तो केप ऑफ गुड होप तक 1487 में आने वाला जो पुर्तगाली यात्रा था वो था बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस फिर भी छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डाल दिया गया है। तो आगे देखते हैं। बेसिकली जो पुर्तगाली जो भारत में आए उनके उद्देश्य क्या थे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं यूरोप की परिस्थिति को, कि इनके मुख्य उद्देश्य थे व्यापार से मुनाफा कमाना। तो व्यवसाय को बढ़ावा देना इनका पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य था। यह अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। जैसे 1498 में जब पुर्तगाली यात्री वास्को द गामा जब आया था, वह फिर लौट के जब पुर्तगाल गया तो ये काली मिर्च वगैरह मसालों वगैरह के व्यापार जब अपने साथ ले गया तो उसने बहुत ज्यादा गुना मूल्य पर उसे वहां पर बेचा और बहुत अधिक मात्रा में मुनाफा इन्होंने कमाया। और बाद में 1402 के आसपास 1402-3 में वास्को द गामा वापिस भारत आया था। तो व्यवसाय को बढ़ावा देना, उससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाना सबसे पहला इनका उद्देश्य था। दूसरा इनका उद्देश्य था ईसाई मत का प्रचार करना। पुर्तगाली जो थे वह अपने धर्म प्रचार को लेकर बहुत ही सीरियस थे और वह यह चाहते थे कि जहां भी हम उपनिवेश बनाए वहां ईसाइयत का प्रचार होना ही चाहिए। ठीक है, तो पुर्तगालियों का एक मुख्य उद्देश्य यह भी था कि ईसाई धर्म जो है, ईसाई मत है, वह उनका मानना था कि यह सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इसलिए पूरे विश्व का धर्म यही होना चाहिए और हम जहां भी जाएं ईसाई धर्म का प्रचार जरूर करें और ईसाई धर्म को ज्यादा से ज्यादा मिशनरीज वगैरह के माध्यम से ज्यादा फैलाएं। अरबों को पूर्वी व्यापार से बाहर कर एकाधिकार स्थापित करना, यह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो हिंद महासागर का जो व्यापार था उस पर स्वामित्व था अरबों का। और पुर्तगाली यह ठान कर आए थे कि अरबों को पूर्वी व्यापार से बाहर करना है और इस पर एकाधिकार स्थापित करना है। और कालांतर में इन्होंने यह किया भी, हम इसे भी देखेंगे। और ये तीन, अगर आपको किसी भी मेंस एग्जाम में या फिर प्रीलिम्स में ऐसा कोई एनालिटिकल क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन से उनके उद्देश्य नहीं थे या कौन से उद्देश्य थे, तो हम इन 3 पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि पुर्तगालियों के क्या क्या उद्देश्य थे। व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहते थे, ईसाई मत का प्रचार करना चाहते थे और अरबों को पूर्वी व्यापार से बाहर कर एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे। जब पुर्तगाली भारत आए तो भारत की स्थिति क्या थी? ठीक है, समग्र रूप से हम देखेंगे कि जो ये नॉर्थ इंडिया जो था, इसमें उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य बने हुए थे। ठीक है, गुजरात जो था उसमें उसमें जरूर महमूद बेगड़ा जो शक्तिशाली शासक हुआ है, महमूद बेगड़ा उस टाइम उसने पूरे गुजरात पर एक अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर बहमनी जो साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य लगभग टूट चुका था छोटे छोटे खंडों में। हम मिडाइवल इंडिया में पढ़ेंगे कि किन किन खंडों में यह टूट गया था और बाद में इसकी क्या स्थिति हुई। तो भारत की यह स्थिति थी। इसके साथ ही साथ एक जो चीज थी वह यह थी, और आपको पता है कि इस समय तो 1498 में मुगल भी भारत नहीं आए थे। 1526 में जब बाबर 1526 में भारत आया था तो मुगल भी इस समय नहीं आए थे। जो उत्तर भारत की स्थिति थी वह भी पूर्ण रूप से एकजुट नहीं थी, एक केंद्रीकृत शासन पूरे भारत में ही नहीं था। और किसी भी चाहे किसी का भी राज्य हो, अगर कोई केंद्रीकृत सत्ता का अभाव है तो वहां पर शासन करना बहुत ही आसान होता है। और अलग अलग राज्य बिखरे हुए थे उत्तर भारत में, आपस में ही लड़ते थे। ठीक है, बहमनी साम्राज्य था जो पहले यहाँ शक्तिशाली था, लेकिन यह भी अब टूटने की कगार पे था। तो ऐसी स्थिति में इन पर शासन करना बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही साथ जैसे अगर हम कंपेयर करें यूरोपियन ताकतों को और भारतीय ताकतों को, तो तकनीकी स्तर पे जो कंपैरिजन है, तो बेसिकली ये समुद्र की शक्ति थी अरब। और अगर समुद्र में बना रहना है तो आपको नौसेना को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। नौसैनिक दृष्टिकोण से आप इतने समृद्ध हो कि आप
हाईली डेवलप्ड और टेक्नोलॉजी से लेस यूरोपियन कंपनियों का सामना कर सको। लेकिन भारत में ऐसी कोई भी नौसेना में ऐसी कोई भी ताकत नहीं थी जो नौसैनिक रूप से समृद्ध हो। ठीक है। और जो अरब व्यापारी थे जिनका इस समय हिंद महासागर के व्यापार पर बोलबाला था, उनमें भी पुर्तगालियों जैसी संगठनात्मकता और एकता का अभाव था। वह भी इतने यह यूरोपियनों की बहुत ही अ, अच्छी ताकत है। यह बहुत ही उसमें अच्छा पॉइंट है कि यह एकजुट थे। अपनी देशभक्ति को लेके बहुत ही सीरियस थे और अपने देश के प्रति अ, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे। इन्होंने अरबों से लोहा लिया, इनकी नौसैनिक रूप से बहुत समृद्ध थी और अरबों को कालांतर में इन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन अरब इतने संगठनात्मक रूप से इतने कलेक्टिवली काम नहीं करते थे जितने पुर्तगाली और यूरोपियन करते थे। ठीक है, तो यह उस समय की भारत की स्थिति थी। हमने देखी उत्तर भारत की और गुजरात और बहमनी। ठीक है, यही स्थिति थी भारत की। नौसैनिक ऐसी कोई ताकत भारत में थी नहीं। पुर्तगालियों के प्रेरक तत्व वही थे जो लगभग यूरोप के थे। ठीक है, एक तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेनिस की समृद्धि। इटली में एक शहर है वेनिस, वो अरबों के साथ डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी से व्यापार करता था और वह इतना समृद्ध था कि पुर्तगालियों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बना। पुर्तगालियों ने यह सोचा कि अगर यह छोटा सा शहर इतना समृद्ध हो सकता है इस व्यापार से, तो फिर पूर्व के व्यापार में कितना पोटेंशियल होगा। तो इसमें जो लाभ की संभावनाएं थी जो ईस्ट के व्यापार में, उसको पुर्तगालियों ने खंगालना शुरू किया और यह कोशिश की कि हम डायरेक्ट पूर्व में जो भी लाभ की संभावनाएं हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी हम तलाश करेंगे और उन्हें एक्सप्लोर करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पुर्तगाली जब कालीकट आए तो हमने बताया कि वहां का शासक था जमोरिन। जमोरिन के साथ इसके संबंध कैसे रहे, हमने पहले ही बताया कि इन्होंने जमोरिन से यह दरख्वास्त की थी कि अरब व्यापारियों को यहाँ से हटाए और हमें व्यापार करने दें। लेकिन जमोरिन ने इसके लिए मना कर दिया था। तो इसी एक मुद्दे के चलते इनके संबंध मित्रतापूर्वक नहीं रहे। ठीक है, जो पहले से स्थापित अरब व्यापारी थे, इनको इन्होंने हटाना चाहा। लेकिन जमोरिन फ्री ट्रेड में बिलीव करता था। इन्होंने पुर्तगालियों को ऐसा करना अलाउ नहीं किया। पुर्तगालियों ने फितोरिया पर कब्जा करना शुरू किया। फितोरिया क्या होते थे, यह फैक्ट हमने डाला है, यह आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। फितोरिया बेसिकली ऐसे व्यापारिक अड्डे होते थे जहां से नौसेना को व्यापारिक सहायता दी जाती थी। ठीक है, तो इन पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वह इस चीज को अपना जो उपस्थिति दर्ज कराने लगे कि हम ही हिंद महासागर की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी नौसेना सबसे समृद्ध है। और यह भ्रम भी धीरे धीरे पुर्तगालियों का टूट जाएगा जब इससे बेहतर नौसेना वाले डच आएंगे और उनसे भी बेहतर वाले फिर जो ब्रिटिश व्यापारी जो हैं, ब्रिटिश कंपनी जो है जिनने भारत पे शासन किया, वह आएंगे। फिर लास्ट तक सभी को साइडलाइन करके वह एक छत्र राज करेगी भारत पर, तब इनका भी भ्रम टूटेगा। तो जो सबसे श्रेष्ठ होगा वही राज करेगा। तो जमोरिन के साथ इनके संबंध यही थे। उन्होंने अरबों को हटाने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने जमोरिन ने इन्हें नहीं हटाया तो फ्री ट्रेड का अलाउ किया और इसी के चलते इनके संबंधों में बिगाड़ आया। तो कालीकट और कोचीन दोनों पास पास के एरिया थे। तो जब जमोरिन ने पुर्तगालियों की यह बात नहीं मानी तो पुर्तगालियों ने रुख किया कोचीन का। और कोचीन और कालीकट आपस में धुर शत्रु थे और इनकी शत्रुता का लाभ उठाकर कोचीन के शासक की सहायता से पुर्तगालियों ने मालाबार में पहला किला बनाया। ठीक है, अब यह चीज नोटिस करने की बात है कि जो कंपनी ट्रेड करने आ रही है वह अब किले बना रही है, फोर्टिफिकेशन पे ध्यान दे रही है, ऐसे दुर्ग बना रही है जिन पे हमला ना किया जाए। तो किला जो बेसिकली है वह एक श्रेष्ठता का सूचक है। ठीक है, आसपास ऐसा कोई किला ना हो या फिर हम पे कोई हमला नहीं किया जाए, ये एक संप्रभुता का और श्रेष्ठता का विषय है। तो कंपनियों ने धीरे धीरे ऐसा किया। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यह इन कंपनियों के मन में सिर्फ व्यापार नहीं था, यह कहीं ना कहीं धीरे धीरे भारत में अपनी पैठ बनाना चाहती थी और भारत में अपना शासन स्थापित करना चाहती थी।
इसके बाद 1509 में मिस्र का जो शासक था ममलूक, उसके जो जहाजी बेड़े थे उनको हराया और 1509 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। कोच्चि में मालाबार में पहला किला बनाया, मिस्र के शासक को हराकर दीव पर भी अधिकार कर लिया और 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया। बाद में हम देखेंगे कि जब 1529 में जब पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कुन्हा नीनो डी कुन्हा यह जब था, तब इसने गोवा को ही अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि क्यों गोवा को ही इन्होंने प्रशासनिक केंद्र के रूप में चुना। ठीक है। और स्पेन जैसे काफी सारी यूरोपीय कंपनियां इस समय पूर्व के व्यापार से अपने जो अपॉर्चुनिटीज थी उन्हें एक्सप्लोर करना चाहती थी, तो स्पेन थी वह भी इसी तलाश में थी। इसके साथ साथ ही स्पेन ने भी हिंद महासागर में अपने जो व्यापार करने में हाथ आजमाया, लेकिन जब स्पेन के सम्राट ने हिंद महासागर पर अपना अधिकार छोड़ दिया, तो उसके बाद पुर्तगाली इस क्षेत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति के रूप में उभरा। अब इसके ताकत को चुनौती देने वाली कोई ऐसी शक्ति नहीं बची जिसे पुर्तगालियों को दबने की आवश्यकता थी। क्यों? नौसैनिक दृष्टि से भी पुर्तगाली सबसे श्रेष्ठ थे और स्पेन जो एक यूरोपीय ताकत थी उसने भी हिंद महासागर पर से अपना अधिकार छोड़ दिया था। पुर्तगाली जो कंपनी थी उसका नाम था एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया के नाम से ही पुर्तगाली पूर्व में अपने व्यापार और अपने शासन का संचालन करते थे। ठीक है। अगर आपसे कभी ये प्रीलिम्स में पूछा जाए कि पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी किस नाम से शासन करती थी, तो वह होगा एस्तादो द इंडिया। ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे पुर्तगाली अपना अपना क्षेत्र भारत में क्षेत्र का विस्तार करने लगे, किले बनाने लगे और अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करने लगे। भारत में जो पुर्तगाली राज्य है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उन्होंने कैसे क्या प्रणाली यहाँ पर अपनाई, वह हम देखते हैं। 1505 में 1498 में वास्को द गामा आया था। उसके बाद 1502 में वह दोबारा आया था और इतने दिन के बाद तो पुर्तगालियों को यह एहसास हो गया था कि पूर्व का जो व्यापार है उसमें कितना लाभ छुपा हुआ है, तो इसे वह ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। तो इन्होंने एक शासन की एक प्रैक्टिकल पद्धति यहाँ पर अपनाने की कोशिश की और उसे एक इंस्टीट्यूशनलाइज एक संस्थात्मक रूप देने की कोशिश की। तो इन्होंने यहाँ पर 1505 में सम्राट ने की गवर्नर की नियुक्ति कि भारत में एक गवर्नर होगा, वही पुर्तगाली जो साम्राज्य है, पुर्तगाली जो कंपनी है उसका संचालन करेगा। उसका मुख्य जो उद्देश्य होता था कि भारत में पुर्तगाली हितों की रक्षा करेगा। ठीक है। और इस हेतु जो भी सुविधाएं चाहिए होंगी, जो भी उनको प्रदान करने की कोशिश करेगा। इसको सारी अथॉरिटी दी गई थी, सभी प्रकार की फैसिलिटी से इसे लेस किया गया था, सभी प्रकार की फोर्सेज इसे दी गई थी कि कैसे भी हो आप जो गवर्नर हो आप सर्वश्रेष्ठ हो एस्तादो द इंडिया के भारत में, तो आप ही पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया का मतलब शासन संचालन भारत में करेंगे। तो पहला जो गवर्नर था वह था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की 1505 में नियुक्ति की गई थी और इसी ने 1509 में, जैसे हमने पढ़ा था कि इसने मिस्र की सेना को पराजित करके दीव पर अधिकार किया था। यह वही गवर्नर था जिसने यह सब किया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने मिस्र और गुजरात की संयुक्त नौसेना को पराजित किया था। इसके बाद 1509 में एक महत्वपूर्ण गवर्नर आता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। 1509 में इसकी नियुक्ति हुई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अल्फांसो द अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्बुकर्क ने सबसे पहले जो रणनीति अपनाई उसने यह कोशिश की कि समुद्र के जो भी प्रवेश द्वार हैं हिंद महासागर पे उस पे स्ट्रेटेजिक बेस बनाए जाए, क्योंकि इन्हें अरबों से का भी सामना करना था। ठीक है। साथ ही साथ जो और यूरोपियन कंपनियां आ रही थी इनका भी इन्हें सामना करना था। तो इन्हें कई सारे रणनीतिक बेस बनाने की जहां से यह पलटवार कर सके और दूसरी जो शक्तियां महासागर में उभर रही थी उनका सामना कर सके।
1515 तक भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में भूमिका। 1509 से 1515 तक इन्होंने बेसिकली ये अल्फांसो द अल्बुकर्क जो है इसे पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है जब पुर्तगाली सत्ता की स्थापना की बात आती है तो। और यही अल्फांसो द अल्बुकर्क था जिसने 1510 में बीजापुर के जो शासक था उस समय उससे गोवा को छीन लिया था और 1529 में दूसरा जो एक और गवर्नर आएगा जो इसे प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित कर देगा और गोवा को फिर भारत की आजादी के बाद सबसे लास्ट में जाने वाले गोवा से पुर्तगाली रहेंगे। ये गोवा जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1510 में लिया था और 1961 में भारत की आजादी के बाद सबसे लास्ट में जाने वाली विदेशी ताकत और यही वह केंद्र होने वाला है गोवा जहां से 1961 में जबरन पुर्तगालियों को निकालना पड़ेगा। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई और इसने 1515 में मलक्का पर भी कब्जा कर लिया था। मलक्का स्टेट पर इसने कब्जा किया था। हम देखेंगे कि इनका व्यापार जो था वह बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से जो नागापट्टनम जो बंदरगाह था वहां से और पूर्व की ओर जो फिलीपींस वगैरह थे जो वहां पर इनका व्यापार होता था। तो मलक्का स्टेट पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था और यह करने वाला था अल्बुकर्क। पुर्तगाली बस्तियों की अगर बात की जाए तो 1531 में चाउल, 1532 दीव, 1534 सालसेट, 1536 बसीन, ये सारी पुर्तगाली बस्तियों की इन्होंने स्थापना की। इसके साथ हम एक छोटा सा एनालिसिस देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें थी कि गोवा का पुर्तगालियों ने क्यों प्रशासनिक केंद्र बनाया और गोवा का ऐसा पुर्तगालियों के लिए क्या महत्व है कि वहीं उन्होंने प्रशासनिक केंद्र के रूप में चुना। तो बेसिकली आप जब गोवा की स्थिति देखेंगे तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नेचुरल हार्बर है। ठीक है, यह प्राकृतिक बंदरगाह है गोवा। ठीक है, उसके साथ साथ क्योंकि ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है तो इसका नौसैनिक दृष्टिकोण से भी बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है और इस समय किसी भी नौसेना का मजबूत होना यह तय करेगा कि आप हिंद महासागर में व्यापारिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं या नहीं बन सकते। जिसकी नौसेना श्रेष्ठ है वही समुद्र पर राज करने वाला था। इसके साथ साथ एक चीज और भी थी कि अगर गोवा को वह प्रशासनिक केंद्र बनाते हैं तो यहाँ से जो साउथ के जो भी राजा थे उनकी जो भी गतिविधियां थी अगर वह पुर्तगाली विरोधी किसी भी गतिविधियों को अंजाम देते हैं या फिर इनके हितों के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उसका यह बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर सकते थे, उसका निरीक्षण कर सकते थे। साथ ही साथ मालाबार व्यापार के नियंत्रण में इसका महत्व था। तो गोवा का प्रशासनिक केंद्र के रूप में पुर्तगालियों के लिए यह महत्व था। इसको याद रखना, ये पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं कि गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और क्योंकि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था नौसैनिक दृष्टि से इसका बहुत ज्यादा महत्व था। ये दक्षिण के जो अगर इनके हितों के विरुद्ध कोई गतिविधि हो रही है तो इस पे यह नजर रख सकते हैं और मालाबार व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं। पुर्तगालियों के व्यापार का एनालिसिस करते हैं तो पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। जैसा हमने बात किया कि नागापत्तनम जो इनका प्रमुख बंदरगाह जो था वहां से इन्होंने मनीला और मलक्का फिलीपींस वगैरह से व्यापार स्थापित करने का प्रयास किया। तो उन वहां से इन्होंने सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, डायरेक्ट ट्रेड करते थे। कोरोमंडल और पुलिकट और मछलीपट्टनम यहाँ से यह करते थे वस्त्र, यहाँ से उठाते थे वस्त्र और दक्षिण पूर्व से व्यापार मनीला और मलक्का से व्यापार करते थे। इसके बदले यह मसाले वगैरह इनका व्यापार करते थे। ठीक है, और इनके व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था नागापत्तनम। ठीक है, और इसी समय बंगाल का जो महमूद शाह था उसने चटगांव और सतगांव में इन्हें फैक्ट्री की अनुमति दे दी थी। तो यह इनका व्यापार आगे भी देखेंगे। तो इन्होंने भारत में अपने कुछ एक केंद्र बनाए और वहां से इन्होंने फिर
फार ईस्ट में मनीला, मलक्का और फिलीपींस वगैरह में इन्होंने अपने केंद्र बनाए, वहां पर उन्होंने व्यापार किया, वहां से डायरेक्ट ट्रेड इन्होंने किया। महमूद शाह ने हमें देखा कि चटगांव वगैरह में इसने फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी। अकबर ने हुगली में फैक्ट्री की, इन्होंने इन्हें अनुमति दी। हुगली पश्चिम बंगाल में एक जगह है। और 16वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगाली प्रमुख व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित हुए। उसका मुख्य रीजन यह था कि अभी तक अंग्रेज ऐसी ताकत के रूप में नहीं उभरे थे, और साथ ही साथ कुछ माध्यम पुर्तगालियों ने ऐसे अपनाए जिससे इनका समुद्र पर एकाधिकार स्थापित हुआ। नौसैनिक दृष्टिकोण से हम बहुत समृद्ध थे। साथ ही साथ इन्होंने कार्टेज व्यवस्था से पुर्तगालियों ने समुद्र पर नियंत्रण स्थापित किया। पुर्तगाली कौन सी सामान का आयात और निर्यात करते थे, यह भी कई बार जैसे आईएएस प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ब्रिटिश के रेफरेंस में, तो मुझे लगा यह जरूरी है, तो हम यह देख लेते हैं कि जैसे मालाबार है, मालाबार से इन्होंने अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील, काली मिर्च, इन सब का मालाबार से व्यापार करते थे। कोंकण का जो तट है, जो गोवा वाला तट है, वहां से काली मिर्च। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, टाफ्टा एक प्रकार का कपड़ा होता है, और चिंट्स भी एक प्रकार का कपड़ा होता है। बंगाल से जटामासी। दक्षिण पूर्व एशिया से लौंग और कस्तूरी का व्यापार करते थे। उसके बदले ये जो पूर्व की वस्तु है, तो पश्चिम से शुरुआत में सोना, चांदी, रत्न, बहुमूल्य धातुओं के बदले यह यहाँ से ट्रेड करते थे। और जो आयात ये करते थे, गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर, यह सभी सामग्री जो थे वह आयात करते थे। एक बार आप इन्हें ढंग से देख सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। पुर्तगाली जो प्रशासन था उसे हम देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वायसराय। वायसराय प्रशासनिक कार्यों का मुखिया होता था। इसकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती थी। वायसराय प्रशासनिक हेड होता था पुर्तगाली प्रशासन का। दूसरा एक जो पद आता है वेडोर द फेजेंडा। वेडोर द फेजेंडा था जो राजस्व, कार्गो और नौसैनिक बेड़ों हेतु जिम्मेदार होता था। बेसिकली शिप से रिलेटेड इसका सारा काम होता था, नेवी वगैरह से रिलेटेड। कैप्टन जो होता था वह किलों का नियंत्रक होता था। बेसिकली एक प्रकार से यह फौजदार वगैरह या फिर आर्मी हेड ऐसे कह सकते हैं कि ये किलों का नियंत्रण करता था, उसकी सिक्योरिटी वगैरह देखता था। 1529 में मुख्यालय जो था वो कोचीन से गोवा लाया गया नीनो डी कुन्हा के समय। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस समय पहले कोचीन था। कालीकट का जो शत्रु साम्राज्य था कोचीन, वहां मालाबार में इन्होंने अपना केंद्र बनाया था। वहां से 1529 में नीनो डी कुन्हा के समय, नीनो डी कुन्हा इस समय वायसराय था, तो इसे गोवा लाया गया 1529 में। पुर्तगाली हम पहले हमने डिस्कस किया कि पुर्तगालियों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य धर्म प्रचार करना भी था। तो पुर्तगालियों ने जो धार्मिक नीति अपनाई, मुगलों के साथ जो धार्मिक नीति अपनाई, कैसे कैसे इन्होंने धर्म प्रचार करने का कार्य किया, वह हम देखते हैं। तो एक एंटोनियो कैब्रेल 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया। 1578 हम जानते हैं कि 1526 में मुगल भी भारत आ चुके थे, और इस समय अकबर मुगल शासक था। तो एंटोनियो कैब्रेल जो एक पादरी था, उसका 1578 में मुगल राजधानी का उसने दौरा किया। अकबर ने जो अपनी सुलह एक कुल या फिर दीन इलाही जो व्यवस्था अपनाई, और वह जो धार्मिक डिस्कशंस जो करता था, ठीक है, उसमें भी पुर्तगाली जो पादरी थे, मिशनरी थे, उन्होंने शिरकत की। 1580, 1590 और 1595 में 3 टाइम्स। जहांगीर का जो टाइम आया अकबर के बाद, उसने पुर्तगाली पादरियों की अनदेखी की, कालांतर में इसका पुनः समर्थन किया। मतलब ज्यादा इनको भाव उस समय जहांगीर के समय नहीं मिले जितने अकबर के समय मिले। अकबर के इबादत खाना में जो डिस्कशंस वगैरह होते थे, जहांगीर ने इतनी तवज्जो इन्हें नहीं दी। अकबर धार्मिक रूप से बहुत ही उदार शासक था। उन्होंने सभी धर्मों को सुनना और उन पर विचार करना, और उनसे जो भी महत्वपूर्ण अच्छी अच्छी बातें हो सकती थी
उन्हें एक्सट्रैक्ट करने पे फोकस किया। लेकिन जहांगीर, आप सभी को पता है कि अकबर की नीति का इस नीति का अनुसरण अगर पूरी तरह से नहीं तो बहुत ही कम स्तर पर इन्होंने इस नीति का अनुसरण किया। तो इन्होंने पुर्तगाली पादरी और मिशनरियों को इतना महत्वपूर्ण इतनी तवज्जो नहीं दी, इतना महत्व नहीं दिया। शाहजहां के समय मुगल पुर्तगाली अगर धार्मिक संबंधों को देखें तो लगभग इनका अंत ही हो चुका था। इन्हें बिल्कुल महत्व ना के बराबर महत्व मिला था। अकबर के दरबार में आने वाले महत्वपूर्ण पुर्तगाली पादरी थे रोडकेल्फो एक्वाबीबा और एंटोनियो मोंसेरेत। यह आपसे किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से पुर्तगाली पादरी थे जो जिन्होंने अकबर के दरबार में शिरकत की। तो रेडकल्फो एक्वाबीबा और एंटोनियो मोंसेरेत उसमें महत्वपूर्ण पादरी थे। तो पुर्तगालियों की हमने सारी व्यापार व्यवस्था देखी, उनकी प्रशासन की व्यवस्था देखी, कैसे उन्होंने टेक ओवर किया यह देखा। तो हम यह देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जो पुर्तगालियों के भारत से पतन के कारण बने। हमने देखा कि ब्रिटिश जब कंपनी आएगी तो उन्होंने न केवल भारत की जो मेन शक्तियां उस समय थी उसको साइडलाइन किया, बल्कि सतत रूप से शासन किया और ऐसा शासन किया जिसके पदचिन्ह आज तक भारत को प्रभावित कर रहे हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मुख्य इसके जो हम कारण देखते हैं कि 1580 के आते आते पुर्तगाल स्पेन से जुड़ गया था। ठीक है, उस तरफ पुर्तगाल ज्यादा ध्यान देने लगा और भारत को अनदेखा करने लगा। और हम जानते हैं कि जो पुर्तगाली जो कंपनी थी उस पर प्रभुत्व था स्टेट का। दूसरा जो मुद्दा था वह था अंदरूनी मामलों में कमजोर होना। जब स्टेट किसी भी कंपनी के निर्णय लेता है तब वह यह नहीं देखता कि भारत में क्या परिस्थिति है। पुर्तगाल से अगर भारत की कंपनी के डिसीजन हो रहे हैं तो उन्हें वह प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता जिसका सामना भारत में कंपनी कर रही है। तो वहां जो डिसीजन लिए जाते थे वह व्यवहारिक रूप से इतने प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं थे जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में काम कर सकते। तो इनके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वह ब्रिटिश वगैरह की तुलना में बहुत ही कमजोर थी। इसके अलावा जो एक तीसरा कारण है वह है समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व। ठीक है, व्यापार के साथ साथ जो मुनाफा आया, एक यह भी चीज होती है कि जिस समृद्धि को यह पचा नहीं पाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा इकट्ठा करने की कोशिश की। और जो कुलीन वर्ग है, ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार वगैरह को यहाँ पे बढ़ावा मिला। कुलीन वर्ग का बोलबाला बढ़ा। इसमें पुर्तगाली सम्राट की निरंकुशता, पुर्तगाली सम्राट ने कंपनी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, पूर्व के व्यापार को कम तवज्जो दी। हम आगे देखेंगे कि ब्रिटिश ने पूर्व के व्यापार को कितना सीरियसली लिया जितना पुर्तगाली सम्राट वगैरह ने नहीं लिया। पुर्तगाली असहिष्णुता एवं धर्मांधता, पुर्तगाली धर्म प्रचार को लेकर बहुत ही सीरियस थे। उन्होंने अंधाधुंध मिशनरीज वगैरह को और धर्म प्रचार पर अंधाधुंध कार्य किया। और किसी भी समाज में जब ऐसे होता है तो जो बाहरी तत्व होते हैं वह आकर अगर ऐसा कार्य करते हैं, किसी का धर्म परिवर्तन करते हैं, तो उनके प्रति कॉन्फिडेंस में कमी होती है, उनको शंका के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो पुर्तगालियों की जो नीति है यह इसके पतन का महत्वपूर्ण कारण बना। और इसी समय नए उपनिवेशों की पुर्तगाल ने खोज कर ली थी, जैसे ब्राजील। तो पुर्तगाली ने ब्राजील की खोज करने के बाद भारत के महत्व में इनके लिए कमी आ गई थी। और अन्य यूरोपीय शक्तियों की श्रेष्ठता हम आगे देखेंगे कि डच जो आए थे, डचों की जो नौसेना थी वह पुर्तगालियों से ज्यादा श्रेष्ठ थी। उसके बाद जो आने वाले हैं ब्रिटिश, उनका तो कहना ही क्या है, वह सबसे श्रेष्ठ थे इनमें। और फ्रेंच वगैरह सब पुर्तगालियों की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा समृद्ध थे और उनकी कंपनियों पर ज्यादा उनको छूट मिली हुई थी, ज्यादा फ्री डिसीजंस वो ले सकते थे। अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको वनडे किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वह वास्को द गामा
जब भारत आया तो उसको पथ प्रदर्शक उसको जो रास्ता दिखाया भारत का, उस व्यापारी का नाम है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद ये नाम याद रखना है। पुर्तगाली वास्को द गामा को इसने रास्ता दिखाया। भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाल यात्री पेट्रो अल्बरेज कैब्रेल। बेसिकली हम हमेशा यही रहता है कि जो पहले आने वाला आदमी होता है, फर्स्ट कम जो होता है, उसका नाम हमेशा याद रखता है, वही इतिहास बन जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमसे कभी पूछ लिया जाए कि दूसरा यात्री कौन था, या फिर हमारी जनरल नॉलेज के लिए कि पेट्रो एल्बरेज कैब्रेल जो दूसरा यात्री था पुर्तगाली जो भारत आया। वास्को द गामा की दूसरी भारत यात्रा 1502 में हुई। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हमने बात की थी कि अल्फांसो द एल्बुकर्क, जिसने हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, जिसने 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीना। ठीक है, यह वास्तविक संस्थापक था जिसने रणनी अलग अलग समुद्रों के अलग अलग केंद्रों पे रणनीतिक बेस की स्थापना की। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। गोवा पे जब अधिकार किया गया, 1510 में गोवा पे अधिकार किया गया, उस समय अ, यहाँ का शासक कौन था बीजापुर का? आदिल शाह यूसुफ। आदिल शाह यूसुफ से ही पुर्तगालियों ने गोवा छीना था। पुर्तगालियों की काफिला प्रणाली क्या थी? पुर्तगालियों की काफिला प्रणाली थी चुंगी के बदले छोटे छोटे जहाजों को पुर्तगाली संरक्षण। काफिला प्रणाली आपसे अगर पूछी जाए कि पुर्तगालियों की काफिला प्रणाली क्या थी, तो चुंगी एक यह छोटी सी चुंगी वसूल करते थे और छोटे छोटे जहाजों को संरक्षण देते थे किसी भी प्रकार की लूटपाट से। और फिर यह एक प्रकार से व्यवहारिक दृष्टिकोण में वह उनके सरदार बन गए, और धीरे धीरे वह छोटे जो जहाज के मालिक थे, यह पुर्तगालियों पर अपनी सुरक्षा वगैरह के लिए निर्भर हो गए। गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जेसुइट संत सेंट फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। सेंट फ्रांसिस्को जेवियर किसके साथ? गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ। पुर्तगालियों का जो भारत पर प्रभाव है, जहाज निर्माण में, जहाज निर्माण की शैली में, तंबाकू की खेती में, तंबाकू खेती पुर्तगाली की ही देन है। प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों की देन है। 1556 में गोवा में भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस लगा था, 1556 में गोवा में। और गोथिक जो आर्किटेक्चर की जो गोथिक कला है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे, जो गोथिक स्थापत्य कला है वह भी भारत में पुर्तगालियों की देन है। तो यह था हमारा आज का लेक्चर, और आई होप आप सभी को यह लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। इसके बाद हम अलग अलग लेक्चर आगे की सीरीज हम लेकर आएंगे। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।